मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर सुबह उठकर एक पूरे शहर की गंदगी साफ करता है। वो साफ सफाई करता है ताकि बाकी लोग एक साफ सुथरी जिंदगी जी सकें। बिल्कुल। लेकिन वही शहर, वही समाज उस इंसान को छूने से भी कतराता है। तो आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय कोई दूर की फैंटेसी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कड़वी सामाजिक सच्चाई है। एग्जैक्टली और ये सच्चाई काफी अनकंफर्टेबल भी है। राइट। आज हम एक बेहद मशहूर अंग्रेजी नॉवल के चैप्टर वाइज समरी का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। इस चर्चा में हम बुलंदशहर के बाहर एक आउटकास्ट कॉलोनी में रहने वाले 18 साल के युवा सफाई कर्मी बाका के जीवन के सिर्फ एक दिन को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, सिर्फ एक दिन। और हमारा मिशन ये समझना है कि जब एक कठोर कास्ट सिस्टम एक पूरी सामाजिक व्यवस्था किसी इंसान को जन्म से ही हाशिए पर धकेल देती है तो इसका असर कैसा होता है। मतलब उसकी मानसिकता, उसके सपनों और उसके आत्मसम्मान पर कितना गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, हम ये डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें कुछ बहुत ही चुभने वाले सवालों के कटघरे में खड़ा करेगा, क्योंकि हम सिर्फ शारीरिक शोषण की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस अदृश्य मनोवैज्ञानिक हिंसा को डिकोड कर रहे हैं जो एक इंसान की पहचान को अंदर तक तोड़ देता है। राइट। अगर हम कहानी के शुरुआती माहौल को ही देखें ना, तो वहीं से पूरी सोसाइटी का क्रूर स्ट्रक्चर समझ आ जाता है। छावनी और शहर की सीमाओं के बाहर का वो हिस्सा। हाँ, वो कच्ची कॉलोनियां। उनका जो विवरण है वो अपने आप में बहुत दमघोटू है। अरे बाप रे, बिल्कुल। वहां मिट्टी के छोटे छोटे घर 2 कतारों में खड़े हैं। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक खुला नाला बहता है जो सार्वजनिक शौचालयों की गंदगी से भरा है। मतलब मरे हुए जानवरों की खालें वहां सूखने के लिए रखी गई हैं। चारों तरफ बस एक दलदल और बदबू का माहौल है। और इसी भयानक बदहाली के बीच बाखा अपने परिवार के साथ रहता है। हाँ। उसका पिता लाखा, जो शायद अपने हालातों से पूरी तरह हार चुका है और अपनी सारी कुंठा बाखा पर गालियों के रूप में निकालता है। साथ में उसका छोटा भाई राखा और बहन सोहिनी है। लेकिन इन सब के बीच ना, बाखा थोड़ा अलग है। वो फिजिकली बहुत मजबूत है, एनर्जेटिक है। राइट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी गंदगी और निराशा के बीच उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी फैंटेसी चल रही है। वो टॉमियो की तरह दिखने वाली फैंटेसी, राइट? एग्जैक्टली। उसे इंग्लिश सोल्जर्स की तरह दिखना है और जीना है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। बाखा का उन अंग्रेजी सैनिकों की तरह जीवन जीने का सपना सिर्फ एक लड़के की इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये उसके परिवेश का सीधा रिएक्शन है। हाँ, और वो इसे सिर्फ सोचता नहीं है, वो इसे जीता है। वो उन सैनिकों के फेंके हुए या पुराने कपड़े पहनता है, रेगुलेशन ओवरकोट, ब्रीचेस, एम्यूनिशन बूट्स। बिल्कुल। और इसी ऑब्सेशन की वजह से कॉलोनी के लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उसे पिलपिली साहब कहकर बुलाते हैं। मुझे यहाँ एक बहुत ही गहरी समानता नजर आती है। वो कैसे? मतलब आज के समय में भी हम देखते हैं कि कैसे कई युवा अपनी कठोर सच्चाई से भागने के लिए एक तरह के एस्केपिज्म के तौर पर महंगे ब्रांड्स की नकल करते हैं। हाँ, सही बात है। बाखा का ये विदेशी कपड़ों का शौक भी शायद ऐसा ही है। एक ऐसी दमनकारी व्यवस्था में जहां उसे एक इंसान का दर्जा भी नहीं मिल रहा, क्या वो इन कपड़ों के जरिए खुद को इंसान महसूस करने की एक हताश कोशिश नहीं कर रहा है? बहुत ही सटीक एनालॉजी है। बाखा के लिए कपड़े कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, ये उस समाज के तथाकथित प्रोग्रेसिव सेक्शन से जुड़ने की लालसा है और उसके अपने अंदर दबी हुई स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट का प्रतीक है। वो अपने पिता लाखा की तरह नहीं है जिसने मान लिया है कि यही उसकी नियति है। बाखा के अंदर एक विद्रोह है। राइट। उसने उन टॉमियों को देखा है जो हिंदू जाति व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। एग्जैक्टली। उन सैनिकों ने बाखा को कभी अछूत की तरह ट्रीट नहीं किया। उन्होंने उसे एक इंसान के रूप में देखा। इसलिए उन सैनिकों की तरह कपड़े पहनना बाखा के लिए अपनी गरिमा वापस छीनने का एक तरीका है। लेकिन उसकी ये गरिमा कितनी खोखली है और कितनी नाजुक है, यह हमें तुरंत पता चल जाता है। हाँ, वो हवलदार चरत सिंह वाला वाकया। बिल्कुल। जब हवलदार चरत सिंह, जो एक मशहूर हॉकी प्लेयर है, बाखा के काम से खुश होकर उसे एक हॉकी स्टिक देने का वादा करता है, तो बाखा का रिएक्शन बहुत कुछ कह जाता है। कहानी में उसके इस भाव को जिस तरह लिखा गया है वो दिल दहला देने वाला है। टेक्स्ट कहता है, अ सॉफ्ट स्माइल लिंगर्ड ऑन हिज लिप्स, द स्माइल ऑफ अ स्लेव ओवरजॉयड एट द जेनरोसिटी ऑफ हिज मास्टर। वाओ! ये कोट अपने आप में उस पूरे सिस्टम की कामयाबी का सबूत है। एक शोषक व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत ये नहीं होती कि वो आपको जंजीरों में जकड़ ले। तो क्या होती है? एग्जैक्टली। बाखा शारीरिक रूप से आजाद दिख सकता है, लेकिन मानसिक रूप से वो उसी ढांचे का हिस्सा बन चुका है। और यही भ्रम
तब पूरी तरह टूट जाता है जब बात जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत की आती है, पानी। कपड़ों से कोई अपनी पहचान बदल सकता है, लेकिन अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। बहुत सही कहा। भाखा थका हुआ है, उसे चाय पीनी है, लेकिन घर में पानी की एक बूंद नहीं है। उसकी बहन सोहिनी पानी लेने के लिए बाहर जाती है, और यहाँ जो दृश्य उभर कर आता है वो दिखाता है कि एक इंसान का अस्तित्व कितना मजबूर हो सकता है। हाँ, पानी का कुआं जो जीवन का स्रोत होना चाहिए, वो इस कहानी में भेदभाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाता है। कैसे? आउटकास्ट कॉलोनी के लोग प्यासे हैं, लेकिन रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण कोई भी अछूत कुएं के प्लेटफॉर्म पर कदम नहीं रख सकता। उनका मानना था कि अगर किसी अछूत ने कुएं को छू लिया तो पूरा पानी पोल्यूटेड या प्रदूषित हो जाएगा। अरे बाप रे! इसलिए सोहनी और बाकी सभी लोगों को कुएं के नीचे खड़े होकर किसी उच्च जाति के हिंदू की दया का इंतजार करना पड़ता है कि कोई अपनी मर्जी से उनके घड़ों में पानी डाल दे। ये एक ऐसी बेबसी है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब एक बुनियादी जरूरत के लिए आप पूरी तरह से सिस्टम के मोहताज हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है जो मुझे बहुत परेशान करती है। वो क्या? उस कुएं के पास जो लोग पानी का इंतजार कर रहे हैं, उनके अपने बीच भी बहुत कड़वाहट है। गुलाबो नाम की एक महिला है जो सोहिनी की जवानी और सुंदरता से भयंकर ईर्ष्या करती है। बिल्कुल। वो बिना किसी ठोस कारण के सोहिनी को गालियां देती है, उससे झगड़ा करती है। सोचने वाली बात यह है कि गुलाबो और सोहिनी दोनों ही एक समान शोषित समुदाय का हिस्सा हैं, दोनों ही कुएं के नीचे खड़ी प्यासी हैं। राइट। फिर भी शोषित लोग एकजुट होकर उस सिस्टम से लड़ने के बजाय आपस में एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? इसे समाजशास्त्र में लैटरल वायलेंस या क्षैतिज हिंसा कहा जाता है। अच्छा। हाँ, जब कोई इंसान एक बेहद कठोर और दमनकारी हायरार्की के सबसे निचले पायदान पर होता है तो उसे पता होता है कि वो ऊपर वाले ताकतवर लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिस्टम से लड़ना नामुमकिन लगता है। तो गुस्सा कहीं और निकलता है। एग्जैक्टली। ऐसे में जो भी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या सत्ता की थोड़ी बहुत भूख होती है वो अपने से कमजोर व्यक्ति पर निकाली जाती है। क्रैब्स इन अ बैरल या एक बर्तन में रखे केकड़ों वाली मानसिकता। ओहो। गुलाबो खुद को पदानुक्रम में सोहिनी से थोड़ा ऊपर मानती है, इसलिए वो उसे दबाकर अपनी खोई हुई पावर को महसूस करना चाहती है। आई सी। यानी सिस्टम ने उन्हें इतना तोड़ दिया है कि वे अपनी ही तरह के दूसरे मजलूमों को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। और इसी अराजकता के बीच पंडित कालीनाथ की एंट्री होती है। हाँ, जो मंदिर का पुजारी है। राइट। लोगों से खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी नजर सोहिनी पर टिक जाती है। वो बाकी सबको नजरअंदाज करके सिर्फ सोहिनी के घड़े में पानी डालता है और उसे दोपहर में मंदिर का प्रांगण साफ करने के लिए बुलाता है। पंडित कालीनाथ का ये व्यवहार कोई निस्वार्थ मदद नहीं है। यहाँ धर्म और शक्ति का उपयोग एक बहुत ही डार्क मकसद के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। सिस्टम में जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर है वो नीचे वाले व्यक्ति का उतना ही आसानी से फायदा उठा सकता है। ये घटना आगे आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की नींव रख देती है। लेकिन इन रोजमर्रा के अपमानों से दूर कहानी हमें बाखा के जीवन के कुछ सामान्य पलों की तरफ भी ले जाती है। बाजार का वो दृश्य जहां वो अपने दोस्तों रामचरण और छोटा से मिलता है। हाँ, वो आम टीनेजर वाले पल। एग्जैक्टली। वो एक आम टीनेजर की तरह हॉकी मैच की प्लानिंग करता है। वो अपने काम को प्राथमिकता देता है और दोस्तों के साथ खुटी खेलने से मना कर देता है। ये छोटे पल दिखाते हैं कि इन सब के बीच भी बाखा नाम का एक लड़का है जो बस जिंदगी जीना चाहता है, और सबसे ज्यादा दर्दनाक है उसकी पढ़ने लिखने की गहरी लालसा। बिल्कुल। जब बाखा स्कूल जाने वाले लड़कों को देखता है तो उसे अपनी अनपढ़ता का एहसास होता है। वो ज्ञान चाहता है, लेकिन शिक्षा के दरवाजे उसके लिए बंद हैं। क्योंकि उस समय के शिक्षक भी अछूत बच्चों को छूने से डरते थे। राइट। या उनके साथ किताबें साझा करने से डरते थे। उन्हें लगता था कि ज्ञान का साधन भी प्रदूषित हो जाएगा। मतलब शिक्षा, जो इंसान के विकास का सबसे बड़ा हथियार है, उसे एक प्रिविलेज बनाकर तिजोरी में बंद कर दिया गया था। बाखा एक स्कूली लड़के से कहता है, आई विल पे यू एन अन्ना पर लेसन। बहुत ही पावरफुल लाइन है ये। सच में। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चीख है। वो अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई देने को तैयार है, सिर्फ उस बेसिक अधिकार के लिए जो स्कूली लड़के को जन्म से ही मुफ्त में मिला हुआ है। और बाजार में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि उस व्यवस्था में बाखा के पैसों की भी कोई सामान्य कीमत नहीं है। वो सिगरेट वाला सीन। हाँ, जब वो रेड लैम्प सिगरेट खरीदता है तो लेन देन का तरीका देखिए। बाखा अपना सिक्का दूर रखता है, दुकानदार पहले उस सिक्के पर पानी छिड़कता है ताकि वो पवित्र हो जाए, और फिर सिगरेट उसकी तरफ ऐसे फेंकता है जैसे वो कोई इंसान नहीं
बल्कि कोई जानवर हो। कहानी इस दृश्य को बहुत ही क्रूरता से बयां करती है। एज अ बुचर मे थ्रो अ बोन टू अ डॉग। हर कदम पर, मतलब हर छोटी से छोटी घटना में उसकी गरिमा को कुचला जा रहा है। इसके बाद वो जलेबी खरीदता है। हाँ, कुछ पल की खुशी। राइट। कुछ पल के लिए उसे खुशी मिलती है, मुंह में मिठास है, वो बाजार की रौनक देख रहा है, लेकिन ये छोटी सी खुशी, ये पिलपिली साहेब का भ्रम अचानक नॉवेल के सबसे भयानक और खौफनाक हिस्से में बदल जाता है, जिसे द टचिंग एपिसोड कहा गया है। ये वो मोड़ है जहां समाज अपना सबसे हिंसक और असली चेहरा दिखाता है। बाखा बाजार की भीड़ में खोया हुआ है और अचानक अनजाने में एक उच्च जाति के हिंदू से टकरा जाता है। और बस हाँ, और बस वो एक पल सब कुछ बदल कर रख देता है। अचानक बाखा गालियां और नफरत के एक बवंडर में घिर जाता है। भीड़ जमा हो जाती है। उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि बाखा ने सड़क पर चलते हुए खुद के आने की चेतावनी नहीं दी। हाँ, उसे क्या क्या नहीं कहा जाता। उस भीड़ में से एक आवाज आती है, कीप टू द साइड ऑफ द रोड यू लो कास्ट वर्मेन। सोचिए, मतलब जब कोई इंसान सड़क पर चल रहा हो और अचानक भरे बाजार में उसे वर्मेन यानी एक कीड़ा कहकर पुकारा जाए, तो उस पर क्या बीतेगी। और यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है बाखा का खुद का रिएक्शन। राइट, वो कुछ नहीं करता। शारीरिक रूप से बाखा उस आदमी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो चाहे तो उसे एक पल में गिरा सकता है, लेकिन वो मूर्ति की तरह खड़ा रहता है, उसके हाथ जुड़े हुए हैं। ये कोई शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये सदियों का डर है। पीढ़ियों की मानसिक गुलामी ने उसके दिमाग को ऐसे जकड़ रखा है कि बगावत का ख्याल तक उसके अंदर जन्म लेने से पहले ही मर जाता है। और फिर वो आदमी आगे बढ़कर बाखा के चेहरे पे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। बाखा की जलेबियां धूल में बिखर जाती हैं। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन है। उस वक्त वहां एक मुस्लिम तांगा वाला आकर उसे सांत्वना देता है, क्योंकि वो उस हिंदू व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। लेकिन वो थप्पड़ सिर्फ बाखा के गाल पर नहीं पड़ा था। बिल्कुल नहीं। उस एक थप्पड़ ने बाखा के पिलपिली साहेब वाले भ्रम, उसके सपनों और उसके बचे खुचे आत्मसम्मान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसे अपनी असलियत का जो दर्दनाक एहसास होता है, वो इन शब्दों में गूंजता है, अनटचेबल, 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 दैट्स द वर्ल्ड, अनटचेबल एंड अनटचेबल। ये उसके साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा बिंदु है। इस घटना से पहले वो एक व्यक्ति था जिसके अपने सपने थे, लेकिन अब वो सिर्फ एक लेबल बन गया है। अब व्यवस्था को उसे दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाखा ने खुद को ही अपना पहरेदार बना लिया है। वो खुद ही चिल्लाने लगता है ना। हाँ, वो सड़क पे चलते हुए खुद ही अपनी पहचान को एक चेतावनी की तरह चिल्लाने लगता है, पॉश पॉश स्वीपर कमिंग। ये उसका पूरी तरह से मानसिक सरेंडर है। ये सुनना ही इतना पीड़ादायक है। लेकिन जुल्म का ये सफर सड़क पर खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सड़क पर हुए इस खुले शारीरिक अपमान के बाद कहानी हमें एक मंदिर में ले जाती है, एक ऐसी जगह जिसे समाज में पवित्रता और नैतिकता का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। लेकिन वहां जो होता है वो समाज के पाखंड और नैतिक पतन का सबसे घिनौना रूप है। बाखा मंदिर का प्रांगण साफ कर रहा है। अंदर चल रही आरती और रहस्यमय माहौल उसे आकर्षित करता है। वो ये जानते हुए भी कि उसकी मौजूदगी मंदिर को अपवित्र कर सकती है, उत्सुकतावश सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। और तभी अचानक अंदर से चीखने की आवाजें आने लगती हैं, पल्यूटेड पल्यूटेड पल्यूटेड। बाखा सहम जाता है। उसे लगता है उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। राइट, उसे लगता है कि उसने सीढ़ियों पर चढ़कर कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। भीड़ और पुजारी उसे घेर लेते हैं और गालियां देने लगते हैं। लेकिन तभी बाखा की नजर वहां खड़ी अपनी बहन सोहिनी पर पड़ती है, जो बुरी तरह रो रही है। हाँ, और सो वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस डीप डाइव। हमने पिछले हिस्से में देखा था कि कैसे सुबह से ही एक अनटचेबल लड़के बखा की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। हाँ, मतलब गालियां और ह्यूमिलिएशंस तो जैसे उसके दिन का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुके थे। एग्जैक्टली। और वो टेम्पल इंसिडेंट तो वो तो लिटरली हद ही थी, जहां उस पंडित ने उसकी बहन सोहिनी को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल, और ऊपर से उल्टा बखा पर ही पल्यूट करने का इल्जाम लगा दिया गया। वही तो अब हमारा मिशन ये है कि इस पार्ट 2 में हम चैप्टर वाइज डिटेल में समझें कि इस गहरे ट्रॉमा के बाद बखा का बचा हुआ दिन आखिर गुजरता कैसे है। राइट, क्योंकि सुबह तक तो वो फिजिकल लेबर और कास्ट रूल से लड़ रहा था, पर अब ये एक साइकोलॉजिकल बैटल बन चुकी है। हाँ, और सबसे जरूरी बात ये है कि इस ओप्रेसिव सिस्टम से निकलने के लिए सोर्स मटेरियल आखिर में कौन से 3 सॉल्यूशंस प्रेजेंट करता है।
पर आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल जहन में आता है। क्या सवाल है वो? जब सुबह सुबह किसी इंसान की डिग्निटी पूरी तरह तोड़ दी जाए तो क्या वो बाकी का दिन एक नॉर्मल इंसान की तरह बिता सकता है? लेट्स अनपैक दिस। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि वो सिर्फ फिजिकल भूख से नहीं लड़ रहा है, बल्कि एक इमोशनल हंगर और कंफ्यूजन के बैटल ग्राउंड में खड़ा है। और ये बैटल ग्राउंड कितना ब्रूटल है ये हमें चैप्टर 1 के उन नेक्स्ट सीन्स में तुरंत दिख जाता है। हाँ, जब वो सोहिनी को घर भेज देता है। राइट, वो सोहिनी को सेव करने के लिए घर भेज देता है और खुद खाना कलेक्ट करने निकलता है, जो वैसे सोहिनी का काम था, जो कि उसकी स्थिति में उसके लिए और भी बड़ा मेंटल बर्डन था। एग्जैक्टली। तो वो एक एलीवे में एक घर के बाहर जाता है और एक औरत उस पर बुरी तरह चिल्लाती है कि उसने उनके घर के आगे बैठकर उन्हें पल्यूट कर दिया है। और उसके बाद का विजुअल तो सच में बहुत डिस्टर्बिंग है। आई नो, वो औरत अपनी छत से मतलब रूफ से एक चपाती नीचे फेंक देती है। बाखा कैच नहीं कर पाता और वो डैम्प और डर्टी ब्रिक पेवमेंट पर गिर जाती है। ये मंजर अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। सोर्स टेक्स्ट यहाँ बाखा के अंदर जलने वाले एक हॉट एंगर की बात करता है। उसका गुस्सा आना तो बिल्कुल नेचुरल है ना? बिल्कुल। एक तरफ उसकी जलती हुई आत्मा है, सुबह का गुस्सा और अब इस नई बेइज्जती का गुस्सा, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही हार्श फिजिकल रियलिटी है। उसकी एक्सट्रीम भूख, राइट? एग्जैक्टली। पेवमेंट पर गिरी उस डर्टी ब्रेड को उठाना एक्चुअली उसके सोसाइटल स्टेटस का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। आई मीन सोसाइटी उसे वही डैम्प डर्टी पेवमेंट की तरह ट्रीट कर रही है। सही कहा। और यहाँ हंगर मतलब भूख उसकी डिग्निटी पर हावी हो जाती है। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जीत जाता है। ये सच में हार्ट ब्रेकिंग है कि वो गुस्से में होने के बावजूद वो गंदी रोटी उठा लेता है। हाँ, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था उस पल में। तो इस डीप ह्यूमिलिएशन के बाद जब वो घर पहुंचता है ना, तो वहां फैमिली डायनेमिक्स का एक अलग ही लेवल उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके पिता लखा का रिएक्शन काफी अनएक्सपेक्टेड लगता है इनिशियली। वही ना, लखा गुस्से में बैठे हैं क्योंकि बखा पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ 2 चपातीज लाया है। लखा को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि बखा आज किस नरक से गुजर कर आया है। और जब बखा फाइनली अपना दर्द शेयर करता है, वो टेम्पल वाला इंसिडेंट बताता है, तो उसके अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा एक वोल्केनो की तरह बाहर आता है। हाँ, वो कहता है ना कि दे थिंक वी आर मियर डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट। लेकिन यहाँ सबसे दर्दनाक बात उसके पिता का रिएक्शन है। यस, बका एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसके पिता उसको समझेंगे, उसे थोड़ा कंफर्ट करेंगे। पर लखा तो एक्चुअली सोसाइटी को डिफेंड करने लगता है। जिसे सुनकर मैं तो लिटरली शॉक्ड हो गई थी। लखा एक पुरानी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे एक हाई कास्ट हकीम भगवान दास जी ने अपनी क्लिनिक के कन्वेंशंस तोड़कर बखा की जान बचाई थी। हाँ, ये साबित करने के लिए कि सारे हाई कास्ट लोग बुरे नहीं होते। तो इस पॉइंट पर मेरा एक क्वेश्चन है, ये पूरा फैमिली डायनामिक मुझे थोड़ा क्या कहेंगे उसे, स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा नहीं लग रहा? ओह, आपका मतलब है जहां ऑप्रेस्ड खुद अपने ऑप्रेसर्स को डिफेंड करता है। एग्जैक्टली। लखा उस पूरे अब्यूसिव सिस्टम को इसलिए डिफेंड कर रहा है क्योंकि किसी एक इंसान ने कभी थोड़ी काइंडनेस दिखा दी थी। ये एनालॉजी वाकई बहुत सटीक है। साइकोलॉजी के लेंस से देखें तो लखा पुरानी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसने इस हेल को इंटरनलाइज कर लिया है अपनी सैनिटी बचाने के लिए, राइट? हाँ, सोचिए अगर लखा ये मान ले कि पूरा सिस्टम फंडामेंटली खराब है, तो वो तो ऐसी घुटन में पागल हो जाएगा। ओप्रेसर्स की काइंडनेस को बड़ा एहसान मानना उनका साइकोलॉजिकल शील्ड है। वाओ, मतलब उन्होंने सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। हाँ, लेकिन भक्का का दिमाग अभी भी इस इनजस्टिस के खिलाफ रिबेल कर रहा है। बिल्कुल। लखा की स्टोरी सुनकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं, पर वो उसे दबा लेता है। और इसी रेबेलियन का एक फिजिकल प्रूफ हमें तुरंत अगले सीन में दिखता है। ओ, आप उस लेफ्टओवर खाने वाले सीन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब बखा का छोटा भाई रखा बैरिक से बचा हुआ खाना मतलब लेफ्ट ओवर्स लाता है। हाँ, वो सब बैठकर खा रहे होते हैं और बखा एक वेट स्टिकी ब्रेड का टुकड़ा उठाता है और तभी उसे अचानक एक सिपाही द्वारा हाथ धोने और वो गंदा पानी खाने पर गिरने का विजुअल याद आ जाता है। उसका दिमाग सीधा सुबह के ट्रॉमा से लिंक हो जाता है और उससे इतनी भयानक नौजिया होती है कि वो बिना खाए वहां से उठ जाता है। ये सिर्फ खराब खाने की वजह से आई उल्टी नहीं थी, ये एक विसरल बॉडीली रिजेक्शन है उसकी पूरी एग्जिस्टिंग रियलिटी का। ट्रॉमा बॉडी में स्टोर होता है ना? सही बात है। उसकी बॉडी अब उस गंदगी को लिटरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है और यहाँ से चैप्टर 2 शुरू होता है
जहां उसे कुछ फ्लीटिंग जॉयज मिलते हैं। हाँ, वो इस ऑप्रेसिव माहौल से निकलकर दोस्तों के पास जाता है। वो अपने दोस्त रामचरण की बहन की शादी में जाता है, जहां उसके मॉडर्न रेवोल्यूशनरी ख्यालों वाले दोस्त छोटा और रामचरण मिलते हैं। ये लड़के नई जनरेशन के हैं। जब बाखा उन्हें पंडित की हरकत के बारे में बताता है तो वो दोनों बहुत गुस्सा होते हैं। वो उस ब्राह्मण को लेसन सिखाने की बात करते हैं, जिससे बाखा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिडेशन मिलती है। राइट। ये दोस्ती उसके लिए एक सेफ हेवन की तरह है। एक ऐसी दुनिया में जहां उसे हमेशा दबाया जाता है, इन दोस्तों का सपोर्ट उसे एक इनविजिबल स्ट्रेंथ देता है। आई कंप्लीटली एग्री। और इसी इनविजिबल स्ट्रेंथ के साथ वो उस ट्रांजिशन की तरफ बढ़ता है जहां हवलदार चरत सिंह का इनकाउंटर होता है। यस, प्रॉमिस्ड हॉकी स्टिक लेने जाता है। लेकिन रास्ते में वो एक 16 टोपी चुराने की फैंटेसी भी तो देखता है, ताकि वो साहिब्स मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जैसा लग सके। ये फैंटेसी इतनी स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि द साहिब्स उस रिजिड कास्ट सिस्टम के बाहर थे। बाका के दिमाग में उनके कपड़े पहनना अपनी आइडेंटिटी से एस्केप करने का एक तरीका है। एक एस्केप मैकेनिज्म है बेसिकली। हाँ, कॉलोनियल पावर डायनामिक्स का इंटरनलाइजेशन। ओप्रेस्ड इंसान पावर के सिंबल्स में थोड़ी रिस्पेक्ट ढूंढ रहा है। पर असली शौक और खुशी उसे किसी टोपी से नहीं मिलती, बल्कि हवलदार के घर पर मिलती है। हवलदार उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता है। वो उसे कोल लाने को कहता है और फिर सबसे बड़ी बात चाय ऑफर करता है। वही ना, हिंदू सोसाइटी में एक अनटचेबल को उस जमाने में चाय ऑफर करना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेवर था। सोर्स टेक्स्ट स्पेसिफिकली इस बात को हाईलाइट करता है कि ये कितनी अनोखी और अनकॉमन चीज थी। और उसके ऊपर से हवलदार उसे एक ब्रांड न्यू हॉकी स्टिक देता है जिस पर इंग्लिश वर्ड्स मार्क्ड है। बखा तो लिटरली वाइल्ड विद जॉय हो जाता है। उसकी सारी उदासी छुमंतर हो जाती है उस मोमेंट में। लेकिन यहां मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। ये अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस बिल्कुल एक गेम में चीट कोड मिलने जैसी थी। माहौल चेंज हो गया, पर क्या ये खुशी सच में टिकेगी? आपका स्केप्टिसिज्म बिल्कुल वैलिड है। ये मोमेंट बस एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह था। एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में टेम्पररी रिलीफ। एग्जैक्टली। ये काइंडनेस बाखा के अंदर सेल्फ वर्थ जगाती है। पर सोसाइटी के हार्श रूल्स तो वैसे ही हैं। पर्सनल काइंडनेस से स्ट्रक्चरल इनजस्टिस गायब थोड़ी हो जाता है। और इस बात का सबूत फॉरेन चैप्टर 3 में मिल जाता है, जब वो नई स्टिक के साथ हॉकी मैच खेलने जाता है। हाँ, द हॉकी मैच ट्रेजेडी, वो फ्री स्टाइल मैच। 31st पंजाबीज और 30th डोगरास के बॉयज के बीच एक फ्री स्टाइल केओस शुरू हो जाता है। स्टिक्स चलने लगती हैं और पत्थर फेंके जाते हैं। ये मैच का केओस एक्चुअली सोसाइटी के वायलेंस और डिसऑर्डर को मिरर कर रहा है। बिल्कुल। और इस लड़ाई में रामचरण का फेंका हुआ एक पत्थर बाबू के छोटे बेटे के सर पर लग जाता है। बच्चा बेहोश हो जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। और यहाँ बाखा का ट्रू कैरेक्टर बाहर आता है। यस, वो बिना एक सेकंड सोचे, बिना कास्ट या पोल्यूटिंग स्टेटस की परवाह किए उस ब्लीडिंग बच्चे को उठाता है और भागकर उसके घर ले जाता है। प्योर एम्पैथी। जब ह्यूमन लाइफ खतरे में होती है तो उसके अंदर का इंसान बनावटी सोसाइटल रूल्स को भूल जाता है। वो एक हीरो की तरह एक्ट करता है। लेकिन घर पहुंचते ही रिएक्शन क्या मिलता है? उस बच्चे की माँ बका पर चिल्लाने लगती है और गालियां देती है कि उसने बच्चे को छूकर पल्यूट कर दिया। बच्चा खून से लथपथ है, पर माँ का दिमाग सिर्फ पोल्यूशन पर अटका है। ये एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग है। बका ने जान बचाई और बदले में उसे गालियां मिली। वो सोचता है कि आई ओनली गेट अब्यूज वेरेवर आई गो, किसी का भी स्पिरिट क्रश हो जाएगा इससे। ये सीन क्लियर करता है कि आपकी पर्सनल गुडनेस या ब्रेवरी इन सब कास्ट बैरियर्स के आगे कुछ भी नहीं है। सिस्टम ही इनहेरेंटली फ्लॉड है। अगर एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने वाले को गाली दे सकती है, तो मतलब प्रेजुडिस इंसानियत से बड़ा हो चुका है वहां। राइट। और ये इंसिडेंट बाखा के सुबह के ट्रॉमा को और भी डीप कर देता है। वो पूरी तरह होपलेस और डिप्रेस्ड फील करता है। और यहीं से हमारे चैप्टर 4 यानी क्लाइमैक्स की शुरुआत होती है, जहां होमलेस बाखा को इस अजाब से निकलने के 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफर किए जाते हैं। ये सोर्स मटेरियल का सबसे फिलोसॉफिकल हिस्सा है, जहां वो 3 रास्तों से टकराता है। तो पहला सॉल्यूशन है क्रिश्चियनिटी का रास्ता, जो सैल्वेशन आर्मी के कर्नल हचिनसन ऑफर करते हैं। हाँ, बाखा कर्नल से मिलता है जो उसे यीशु मसीह यानी जीसस की चर्च में इनवाइट करते हैं और इक्वालिटी की बात करते हैं। बाखा फ्लैटर्ड फील करता है कि एक गोरा साहेब उसे अटेंशन दे रहा है, पर वो इन रिलीजियस बातों को ज्यादा समझ नहीं पाता। और ये सोल्यूशन तो वही ऑन द स्पॉट फेल हो जाता है जब कर्नल की वाइफ मेरी वहां आती है। ओ गॉड, हाँ, वो आकर गुस्से में इतनी रेसिस्ट बातें कहती है, बखा को डर्टी, भंगी और ब्लैकीज बोलकर चिल्लाती है। बखा डर कर भाग जाता है वहां से। आयरनी देखिए,
हस्बैंड रिलीजियस इक्वालिटी प्रीच कर रहा है और वाइफ डीपली प्रेजुडिस्ड और रेसिस्ट है, तो बखा बिना डीप लॉजिक के समझ जाता है कि सिर्फ भगवान का नाम बदलने से इंसान का दिल नहीं बदलता। बिल्कुल सही। उसके बाद आता है दूसरा सोल्यूशन। वो भागकर गोलेबाग पहुंचता है, जहां एक बड़ा क्राउड महात्मा गांधी का वेट कर रहा है। एक पूरी स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल वाइब है वहां पर। गांधी जी स्पीच देते हैं और कहते हैं कि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म पर सबसे बड़ा दाग है, एक ब्लॉट है, और वो अगले जन्म में खुद अनटचेबल बनना चाहते हैं। एक सदियों से ओप्रेस्ड क्लास के लिए देश के सबसे बड़े नेता के मुंह से यह सुनना एक इमेंस थ्रिल था। ये एक चेंज ऑफ हार्ट का सोल्यूशन था, मॉरल रिफॉर्म। हाँ, भंगा इंस्पायर तो फील करता है, पर मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं है। मतलब ब्रिटिश पॉलिसी और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बातें भंगा को समझ ही नहीं आती। सही कहा आपने। ये एक लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल सोल्यूशन है, पर कल सुबह तो उसे फिर से वही लैट्रिन साफ करनी पड़ेंगे ना। वही तो, इसलिए स्टोरी वहां रुकती नहीं है। फिर इंट्रोड्यूस होता है तीसरा और आखिरी सोल्यूशन, द मशीन, यानी द फ्लश सिस्टम। यस। गांधी की स्पीच के बाद वहां एक आर्ग्यूमेंट होता है, एक वेस्टर्नाइज्ड मुस्लिम बशीर और एक पोएट इकबाल नाथ सरशार के बीच। बशीर क्रिटिसाइज करता है, पर पोएट कहता है कि गांधी फंडामेंटली सही है, पर असल सोल्यूशन मशीनेज है। और जब वो फ्लश सिस्टम का जिक्र करता है, एक ऐसी मशीन जो बिना हाथों के लेट्रिन साफ करती है, तो बाका का रिएक्शन देखने लायक होता है। टेक्स्ट कहता है ही इज थ्रिल्ड बियॉन्ड कंट्रोल, मतलब उसको जैसे कोई चमत्कार मिल गया हो। आई वॉज थिंकिंग कि अगर हम इसको आज की टर्म्स में समझें तो ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड की डिबेट जैसा है। वो कैसे? थोड़ा इलैबोरेट कीजिए। जैसे गांधी जी लोगों की सोच, उनके दिलों को बदलना चाहते हैं, मतलब सोसाइटी का सॉफ्टवेयर पैच करना चाहते हैं, पर पोएट एक फिजिकल टेक्नोलॉजी सजेस्ट कर रहा है, एक हार्डवेयर अपग्रेड। वाह, ये एनालॉजी बिल्कुल स्पॉट ऑन है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने में सालों लग जाते हैं, लोग रेजिस्ट करते हैं। राइट, पर हार्डवेयर अपग्रेड, द फ्लश सिस्टम, वो तो उस फिजिकल काम को ही खत्म कर देगा जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ था। एग्जैक्टली। अगर हाथों से वेस्ट साफ ही नहीं करना पड़ेगा तो अनटचेबिलिटी का जो फिजिकल बहाना है वो स्टिग्मा ही रूट से कट जाएगा। ये भखा के लिए स्पिरिचुअल बातों से ज्यादा रियल वर्ल्ड मिरेकल था। बिल्कुल, और यही सोर्स मटेरियल हमें एक रेजोल्यूशन पे लाकर खड़ा कर देता है। डीप डाइव को कंक्लूड करते हुए अगर हम देखें तो टेक्स्ट के एंड में बखा इन नए आइडियाज के साथ घर वापस लौट रहा है। सूरज ढल रहा है और आसमान में तारे निकल आए हैं। हाँ, टेक्स्ट मेंशन करता है कि तारे थ्रॉब कर रहे हैं। वो उसके दिल की नई उम्मीदों को दर्शाते हैं। अब वो सुबह वाला टूटा हुआ लड़का नहीं है, वो एक एनलाइटेंड मैन की तरह लौट रहा है। उसने कन्वर्जन का फेल होना देखा, गांधी का मॉरल रिफॉर्म सुना और फाइनली फ्लश सिस्टम की कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को एक रास्ता माना। मशीन इसकी सबसे बड़ी होप बन जाती है। ये ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंट है कि इतने ट्रॉमा के बाद भी वो उम्मीद ढूंढ ही लेता है। एब्सोल्युटली। तो आज के इस सफर को खत्म करने से पहले मैं एक डीप थॉट छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा टेक्स्ट हमें द मशीन पर लाकर छोड़ देता है, लेकिन असली रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है ना। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या टेक्नोलॉजी सच में सदियों पुराने प्रेजुडिसेस को मिटा सकती है, या फिर जब तक लोगों का बेसिक सॉफ्टवेयर यानी उनका दिल और माइंड नहीं बदलता, तब तक फ्लश सिस्टम जैसी 1000 मशीन्स आ जाएं, लोग डिस्क्रिमिनेशन का नया बहाना ढूंढ ही लेंगे। एग्जैक्टली। सुबह जो डिग्निटी का कांच टूटा था, क्या कोई मशीन उसको परमानेंटली जोड़ सकती है, या ह्यूमन कंपैशन ही आखिरी रास्ता है? ये डेफिनेटली डीपली सोचने वाला मुद्दा है। बिल्कुल। इन्हीं सवालों के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं कंक्लूड करते हैं। कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।